मेरा नाम ताहिरा है। जिस घर में मेरी शादी हुई वहाँ मेरे शोहर के साथ मेरा एक 13 साला देवर भी रहता था। शादी के बाद उस बच्चे की तमाम जिम्मेदारियां मेरे कांधों पर आ गई, क्योंकि मेरे सास और ससुर हयात नहीं थे। इसी सबब मैंने अपने देवर अयान को अपनी शादी वाले दिन ही दिल से अपना लिया था, ये सोचकर कि मैं एक बड़ी बहन और माँ की तरह उसका ख्याल रखूंगी, और यही मेरा अज़म रहा। इसके अलावा वैसे भी मेरा अपना कोई भाई नहीं था, इसलिए मैंने अयान को अपने सगे भाई से बढ़कर प्यार दिया। मैंने उसके लिए हमेशा खुद को वक्फ कर दिया, उसकी पसंद के कपड़े खरीदती, हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती, और हत्ता कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए बाजारों की खाक छानती। अयान को मेरे हाथ के खाने बहुत पसंद थे, और मैं घंटों बावर्ची खाने में सिर्फ उसके लिए मसरूफ रहती। वो मेरी जिंदगी की एक ऐसी कमी को पूरा कर रहा था जो हमेशा से मेरे दिल में थी। लेकिन अब वक्त के साथ साथ अयान मुझसे दूर होने लगा था। वो पहले जैसा बेफिक्र और खुश मिजाज नहीं रहा था। अगर मैं उसके कमरे में कुछ देर के लिए बैठती तो वो अजीब बेचैनी से इधर उधर देखने लगता, जैसे उसे मेरा वहां मौजूद होना नागवार गुजर रहा हो। उसका ये रवैया मुझे परेशान कर रहा था। पहले तो अयान मेरे साथ रात के वक्त बैठकर गेम्स वगैरह खेलता था और हम बहुत अच्छा वक्त गुजारते थे, मगर कुछ अरसे से उसने ये आदत भी तर्क कर दी थी। वो जल्द ही अपने कमरे में चला जाता था और मुझसे दूरी इख्तियार करने लगा था। मैंने सोचा शायद वो बड़ा हो रहा है और उसे अपनी प्राइवेसी की ज़रूरत महसूस हो रही है, या शायद मेरी कुर्बत उसे अब पसंद नहीं आ रही। मैंने भी उसे ज़्यादा वक्त ना देने का फैसला किया और ख़ुद को उससे दूर रखने लगी। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरा ये रवैया उसे किस रास्ते पर ले जा रहा है। यह वाक़या मेरी शादी के तकरीबन 1 साल बाद पेश आया। रात की तारीकी हर तरफ छाई हुई थी और मैं किसी काम से कमरे से बाहर निकली थी। तभी मैंने देखा कि अयान सीढ़ियों से छत की तरफ जा रहा है। यह देखकर मैं चौंक गई। मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी तो रात का 1 बज रहा था। फौरन मैंने उसे आवाज़ दी, अयान कहाँ जा रहे हो? रात के इस वक्त छत पर क्या कर रहे हो? मैं जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी तो उसके चेहरे पर घबराहट के आसार नुमाया हो गए। फिर वो जल्दी से बोला, भाभी बहुत गर्मी लग रही थी। पता नहीं क्यों कमरे में मेरा दम घुट रहा था, इसीलिए सोचा छत पर जाकर थोड़ी देर ठंडी हवा ले लूं। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, दिसंबर का महीना चल रहा है, ठंडी हवाओं का राज है और बगैर चादर के तो लेटना भी मुमकिन नहीं, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें गर्मी लग रही है। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ये कहकर मैं उसके करीब गई और उसके माथे पर हाथ रखा। वाकई उसके माथे पर पसीने के कतरे थे, जो मेरे लिए हैरान कुन बात थी, क्योंकि सर्दी इतनी शदीद थी कि मैंने खुद स्वेटर पहना हुआ था। 2 दिन से सर्दी की शिद्दत बढ़ चुकी थी और अयान पसीना पसीना हो रहा था। मेरे बार बार पूछने पर उसने कहा कि भाभी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अयान ने मुझसे कहा, बस मैं थोड़ी देर में नीचे आ जाऊंगा, और ये कहकर वो जल्दी से सीढ़ियां चढ़ गया। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और किचन की तरफ चली गई। पानी की बोतल और गिलास उठाया और अपने कमरे में आ गई। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई तो मेरे शोहर फैजान नींद से जाग गए। शायद मेरी बातों की आवाज़ सुनकर या मेरी गैर मौजूदगी की वजह से उनकी आंख खुल गई थी। वो कहने लगे, तुम किस से बातें कर रही थी? मैंने जवाब दिया, अयान छत पर जा रहा था, वो कह रहा था कि गर्मी लग रही है। मैंने उससे यही पूछा था कि इस सर्द मौसम में भला गर्मी कैसे लग सकती है, और मैं यही मालूम करना चाह रही थी कि कहीं उसकी तबीयत खराब तो नहीं। मेरी बात सुनकर फैजान ने सर झटका और कहा कि इसका मतलब है कि मेरा भाई अब जवान हो रहा है। ऐसा उसके साथ इसी वजह से हो रहा है। इस उम्र में गर्मी का जोश तो चढ़ता ही है। तुम क्यों इन बातों को लेकर परेशान हो रही हो? तुम्हारे घर कोई लड़का होता तो तुम्हें ये सब समझ आता। अयान के पीछे ज्यादा ना पड़ा करो, वरना वो तुमसे और दूर हो जाएगा, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी होती है। फिर उन्होंने एक और तंजिया जुमला जोड़ते हुए कहा कि हम इज्जतदार खानदान से हैं, हमारे यहाँ लड़के लड़कियों से ज्यादा शरीफ होते हैं, तुम्हारे खानदान की तरह नहीं कि जमाने भर में बदनाम कर दे। फैजान के इन अल्फाजों ने मुझे दिल ही दिल में बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। वो मेरे खानदान को नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। खास तौर पर उस वाक़े का जिक्र करते थे जिसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं था। मेरे चचा के बेटे ने मेरी बहन माहम के साथ मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन चूंकि वह चच्ची की मर्जी के बगैर हुआ था, वो दोनों घर से भाग गए थे। बाद में निकाह के बाद चच्ची ने उन्हें कबूल कर लिया, मगर जो बदनामी हमारे खानदान पर लग गई थी वो मिट नहीं सकी। फैजान को यही बात बार बार जताने का बहाना मिल जाता था, और इस बार भी उन्होंने यही किया। उनके अल्फाज ने मुझे खामोश कर दिया। मैंने गहरी सांस ली और बिस्तर पर जाकर बैठ गई।
دل میں بے چینی اور غم کا احساس بڑھتا جا رہا تھا، مگر میں ہمیشہ کی طرح خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہم تینوں بہنیں ایک بیوہ ماں کے زیر سایہ پروان چڑھی۔ میں سب سے بڑی تھی اور میری شادی فیضان سے ہو گئی تھی۔ ہماری شادی اس وقت ہوئی تھی جب فیضان کی ماں نے اپنی آخری خواہش کے طور پر ہم دونوں کا نکاح کروا دیا تھا، لیکن فیضان اس رشتے سے ذرا سا بھی خوش نہیں تھے۔ دراصل فیضان کی ماں اور میری ماں بچپن کی سہیلیاں تھیں، اسی لیے ان کی مرضی سے یہ رشتہ طے ہوا تھا، لیکن فیضان کو ہمیشہ مجھ سے یہی گلہ رہتا تھا کہ میرا سسرال مضبوط اور امیر کبیر نہیں ہے، کیونکہ شادی سے پہلے فیضان چاہتے تھے کہ ان کی شادی ایسے خاندان میں ہو جو مالی طور پر مضبوط ہو، وہ نہ صرف انہیں سپورٹ کرے بلکہ ان کے پیچھے اس کے 2-3 سالے بھی کھڑے ہوں جو مشکل وقت میں ان کی مدد کر سکیں۔ لیکن میرے ہاں تو انہیں ایک بیوہ ساس اور 2 چھوٹی سالیاں ہی ملی تھی، یعنی میرا کوئی بھائی نہیں تھا اور ہمارا گھرانہ خود بہت تنگ دستی کا شکار تھا۔ اسی بات کا دکھ فیضان بار بار جتاتے تھے، اسی لیے وہ اکثر مجھ سے کہتا تھا اگر تمہارے بھی بھائی ہوتے تو مشکل وقت میں مجھے بھی ان سے مدد مل سکتی تھی۔ فیضان کی یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی، کیونکہ وہ خود ایک جوان مرد تھے اور نوکری کرتے تھے، پھر میرے بھائی نہ ہونے کا دکھ انہیں کیوں تھا؟ اور اس کے علاوہ میری بہن ماہم کے بھاگ کر شادی کرنے کا تانا بھی ان کی باتوں کا حصہ بن جاتا تھا۔ وہ ہر موقع پر یہی کہتے کہ میرے خاندان کا تعلق شریف لوگوں سے نہیں ہے، لیکن پھر مجھے یہ بات جلد ہی سمجھ میں آ گئی تھی کہ فیضان کو میری طرف سے اس محرومی کا دکھ کیوں ہوتا تھا۔ وہ اس وجہ سے ہوتا تھا کیونکہ فیضان کی ایک شادی شدہ بہن یعنی میری نند امارہ تھی، جس کا شوہر زیادہ کام کاج نہیں کرتا تھا۔ جب بھی انہیں پیسوں کی ضرورت ہوتی وہ امارہ کو زبردستی ہمارے گھر بھیج دیتے۔ امارہ آ کر فیضان کے سامنے رونا دھونا کرتی اور فیضان اپنی تنخواہ میں سے کچھ پیسے اسے دے دیتے۔ فیضان کے ذہن میں یہی بات بیٹھ چکی تھی کہ اگر میری بیوی کے بھی بھائی ہوتے تو وہ بھی برے وقت میں اپنے میکے سے پیسے لا سکتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ان کی بہن کی جو حالت ہے ویسی ہی حالت وہ میری کیوں دیکھنا چاہتے تھے۔ مجھے تو یہ بات بہت ہی شرمندہ کر دینے والی تھی کہ شوہر کے ہوتے ہوئے بھی میری نند کو میرے شوہر کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں جو شرمندگی ہوتی اسے ایک عورت ہونے کے ناطے میں اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی، لیکن فیضان کو نہ جانے کیوں اپنی بہن کی جھکی ہوئی نظروں کا احساس نہیں تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ جیسے وہ اپنے بہنوئی کی مدد کرتے ہیں ویسی ہی انہیں بھی اپنے سالوں سے مدد ملتی، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہی تھا کہ میرا نہ ہی کوئی بھائی تھا اور نہ ہی کوئی ایسا کزن یا رشتہ دار تھا جو میرے پیچھے مضبوط کندھے کی طرح موجود ہوتا۔ جب سے چچا کے بیٹے نے ماہم سے شادی کی تھی تب سے اماں نے غصے میں ماہم اور اس کے شوہر سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھا، سب تعلق ختم کر دیا تھا۔ وہ بھی فیضان کی وجہ سے ہی اماں بڑے داماد کے آگے بہت شرمندہ تھی، اسی لیے انہوں نے ماہم کے لیے گھر کے دروازے بند کر دیے تھے، مگر فیضان کو اس کے باوجود تسلی نہیں ہوئی تھی۔ اب بھی انہوں نے مجھے اس بات کا تانا مارا تھا اور یہی جتایا تھا کہ میرے گھر میں کوئی لڑکا نہیں ہے، اسی لیے مجھے لڑکوں کے بارے میں علم نہیں۔ لیکن میں اتنی بھی بیوقوف تو نہیں تھی کہ یہ نہ سمجھ پاتی کہ ایک 13 سالہ بچے کو اتنی سردی میں اتنی گرمی کیسے لگ سکتی ہے کہ وہ سیدھا چھت کا ہی راستہ لے لے۔ میرے دل و دماغ میں عجیب سی باتیں آ رہی تھی۔ اکثر میری ماں کہتی تھی کہ رات کے وقت چھت پر جنات ہوتے ہیں، بھوت وغیرہ بسیرا کیے ہوتے ہیں، ایسے میں چھت پر نہیں جانا چاہیے۔ اور میرا دیور ایان تو ویسے بھی بہت خوبصورت اور پیارا سا تھا، اس کے بال بھی تھوڑے لمبے تھے، کندھوں تک جھولتے تھے۔ میرے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ کہیں کسی سائے کے زیر اثر تو نہیں آ گیا، لیکن یہ بات اگر میں اپنے شوہر سے کہتی تو وہ میرا گلا پکڑ لیتے، کیونکہ انہیں اس طرح کی باتیں بالکل برداشت نہیں ہوتی تھی۔ پھر میں خاموشی سے ایسے ہی لیٹ گئی اور ایان کے بارے میں سوچتی سوچتی سو گئی۔ اگلی صبح جب ایان ناشتے پر بیٹھا تھا تو میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ آنکھیں واقعی سرخ ہو رہی تھی۔ دل میں پہلے یہی خیال آیا کہ کہیں اس پر کسی جنات کا سایہ تو نہیں ہو گیا۔ پھر میں نے اپنا ذہن جھٹکا اور ناشتہ ایان کے آگے رکھتے ہوئے اس سے پوچھا کہ اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ میری بات سن کر وہ ایک دم سے بوکھلا گیا، پھر کہنے لگا بھابھی اب تو میں ٹھیک ہوں، بس رات کو تھوڑی گرمی لگ رہی تھی۔ پھر میں نے پیار سے اسے کہا کہ آئندہ اس طرح چھت پر نہ جانا، رات کے وقت چھت پر بری چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں، کہیں کسی کے جپٹے میں نہ آ جاؤ۔ میری بات سن کر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، پھر نرمی سے مسکرایا اور کہنے لگا کہ آپ میری فکر نہ کریں، آپ بس بھائی کا خیال رکھا کریں۔ اس کے لہجے میں چبھن سی تھی جسے میں بخوبی محسوس کر چکی تھی، اور میں سمجھ گئی تھی کہ وہ اتنا بھی بچہ نہیں ہے جتنا ہم اسے سمجھتے تھے۔ میرے اور فیضان کے درمیان جو ایک ان دیکھی سی رنجش تھی
शायद वो उसे अच्छी तरह समझ चुका था, इसीलिए उसने मुझसे दबे लफ्जों में वही बात की थी। मैं एकदम ही शर्मिंदा होकर उठ गई थी। मेरे दिल में फैजान के लिए और भी बुरे जज्बात पैदा हो गए थे। वो सब के सामने मुझे दो कोड़ी का करके रख देते थे, किसी भी बात पर ऐसी बातें सुना देते कि मैं किसी दूसरे के आगे नजर ना उठा पाती। यहाँ तक कि मेरी अपनी माँ बहनों के आगे वो मुझे जलील करने से बाज नहीं आते थे। और आज ये बात मुझे अयान ने भी जता दी थी कि वो हमारे दरमियान की रंजस से बखूबी वाकिफ है। मैंने दोबारा उससे कोई सवाल ना किया था और वो स्कूल चला गया था। इत्तफाक ये हुआ कि उसी शाम मेरी नंद दोबारा से हमारे घर चली आई। मैंने अमारा को देखा तो उसके चेहरे पर मुझे नीलों के निशान नजर आए थे और मैं जान गई थी कि एक बार फिर उसके शोहर ने उस पर हाथ उठाया है। वो मेरे पास बैठकर आंसू बहाने लगी और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी अम्मा का इंतकाल हो चुका था। बाप का साया बहुत पहले सर से उठ चुका था। एक मैं ही उसकी बड़ी भाभी थी जिससे वो दिल की हर बात कह दिया करती थी। कहने लगी कि भाभी, दोबारा से मेरे शोहर ने मुझसे पैसों का तकाजा किया है। जब मैंने मना किया कि अब मैं फैजान भाई के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी तो उन्होंने मुझे बहुत बुरे तरीके से पीटा है और ज़बरदस्ती ये कहकर मुझे इधर भेज दिया है कि अगर मैं पैसे नहीं लाई तो वो मुझे तलाक दे देंगे। मुझे यूं बार बार अपने भाई के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। अभी आप लोगों ने नई नई शादी की है, आपके भी बच्चे होंगे, आपकी भी बहुत सी जिम्मेदारियां और ज़रूरियात होंगी। कब तक आखिर फैजान भाई मेरे कहने पर मेरे शोहर को यूं नवाजते रहेंगे? लेकिन ये बात मेरे शोहर वकास को समझ नहीं आती। अमारा की बात सुनकर मैं धीमे से मुस्कुराई और कहा कि अमारा, इस बात की ज़्यादा टेंशन ना लो, क्योंकि सारे मर्द ही एक जैसे होते हैं। ये औरत की कमज़ोरी का पूरी तरह से फ़ायदा उठाते हैं। तुम्हारे भाई फैजान सारी ज़िंदगी तुम्हारी मदद करते रहेंगे। पता है क्यों? क्योंकि वो खुद भी यही चाहते हैं कि कोई उनकी भी इस तरह मदद करे। उन्हें वकास का ये फेल बुरा नहीं लगता, क्योंकि अंदर से उनकी सोच भी वकास जैसी ही है। उन्हें तो इस बात पर बहुत ही अफसोस है कि उनका कोई ऐसा साला नहीं जो मुझे पैसे दिया करे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो तुम्हें देते हैं। मेरी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। मैंने पहली बार दिल की बात अमारा के आगे रखी थी, वरना गुज़श्ता एक साल से मैंने हमेशा अपने शोहर की खामियों पर पर्दा डाला था। इसीलिए मेरी बात सुनकर वो एकदम ही हैरान रह गई और मुझे कहने लगी कि भाभी, भाई का कहीं दिमाग तो खराब नहीं है, उनकी नौकरी अच्छी भली है, उन्हें किसी से मदद लेने की क्या ज़रूरत है, और आप क्यों अपने मेके में हाथ फैलाएंगी? ये तो मेरा दिल जानता है कि मैं किस तरह से यहाँ आकर आप लोगों से भीख मांगती हूँ, क्योंकि अगर ऐसा ना करूं तो मेरे शोहर मुझे तलाक देकर हमेशा के लिए ही घर से रुखसत कर देंगे। मैं खुद भाई से बात करूंगी। अमारा की बात सुनकर मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा कि खुदा के वास्ते फैजान से कोई बात ना करना, वरना हमारा रिश्ता मजीद उलझन का शिकार हो जाएगा। मेरी बात सुनकर उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे तसल्ली दी। फिर अयान के बारे में पूछने लगी तो मैंने आजगी से रात वाली सीढ़ियों वाली बात बता दी, क्योंकि वह बात किसी भी तरह मुझसे हजम नहीं हो रही थी। मुझे यही लग रहा था कि अयान की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने ये बात अमारा के सामने रख दी, क्योंकि वो उसकी बहन थी, अपने भाई से सवालों जवाब करने का हक रखती थी। मेरी बात सुनकर वो चौंक उठी और कहने लगी, मैं अयान से बात करती हूँ, पता तो चले आखिर ये लड़का कर क्या रहा है। वैसे भी आजकल उसकी पढ़ाई की तरफ तवज्जो कम ही है, उसका पिछला रिजल्ट भी बहुत खराब आया था। अमारा ने जैसे मुझे याद दिलाया। मैंने कहा, हाँ, रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, लेकिन अयान ने कहा कि उसके एग्ज़ाम के वक्त उसकी तबीयत खराब थी। इसलिए मेरी बात सुनकर अमारा खुलकर हंसी और कहने लगी, अयान झूठ बोलने में बहुत माहिर है, इसलिए आप कभी भी उसकी बात पर आंखें बंद करके एतबार ना करना। माँ का साया तो सर से पहले ही उठ चुका है, लेकिन भाभी भी माँ के बराबर ही होती है, इसलिए आप उसके साथ सख्ती किया करें, उसे पढ़ाई का कहा करें, रात को उसके कमरे का चक्कर लगाकर देखा करें कि सोता भी है या फिर दोस्तों के साथ मोबाइल पर लगा रहता है। मैंने तो फैजान भाई को कहा था कि इस कच्ची उम्र में उसे मोबाइल फ़ोन ना दिलाएं, लेकिन फैजान भाई कहाँ किसी की सुनते हैं। अयान तो उनका वैसे ही बहुत लाडला है, लेकिन आप ख्याल किया करें, ऐसा ना हो कि गलत सोचों में पड़ जाए। अमारा ने मुझे एक और बात बावर कराई थी, जिसे सुनकर मैं चौंक उठी थी। मेरे जहन में तो ये बात आई ही नहीं थी। मैं तो बस भूत प्रीत और असीब वगैरह के बारे में सोच रही थी, क्योंकि मेरी अम्मा इन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात किया करती थी। मैं सोच में पड़ गई थी, क्योंकि मुझे उसके दोस्तों वगैरह के बारे में ज़्यादा इल्म तो नहीं था। लेकिन मुझे याद आया कि रात को जब वो छत पर जा रहा था तो उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन मौजूद था, और यही सोच कर मैं चौंक उठी थी कि वो छत पर मोबाइल फ़ोन के साथ क्या करने गया था। मैंने अमारा से वादा किया था कि मैं अयान का ख्याल रखूंगी,
और उस पर नज़र भी रखूंगी। मैं चाहती थी कि उसकी परेशानी कुछ कम हो जाए, क्योंकि वो पहले ही अपने घरेलू हालात से तंग थी। अब अगर मैं उसे अयान की तरफ से सुकून ना दिलाती तो वो उसकी फिक्र में और मुब्तला हो जाती। अमारा ऐसी ही थी, भाइयों से बहुत मोहब्बत करने वाली और उनके लिए फिक्रमंद होने वाली। उसे अयान और फैज़ान दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यारे थे। फैज़ान ने भी कभी उसे पैसे देने से इनकार नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो बार बार यही ख्याल करती कि अगर फैज़ान भाई मुझे पैसे इसी तरह देते रहेंगे तो मुस्तकबिल में वो खुद बेचारे क्या करेंगे। अमारा की यही बात मुझे अच्छी लगती थी कि वो खुद गर्ज नहीं थी, बल्कि बेगर्ज होकर रिश्ते निभाने वाली औरत थी। फैज़ान नौकरी से लौटे तो उन्होंने अमारा के हाथ में फौरन 4,000 रुपए रख दिए थे और वह वापस अपने ससुराल चली गई। फैज़ान भी कमरे में आराम करने के लिए चले गए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना खामोशी से अयान के कमरे में झांक कर देख लूं कि वो क्या कर रहा है। मैं दबे पांव उसके कमरे में दाखिल हुई तो मेरी नज़र बेड पर औंधे लेटे हुए अयान पर पड़ी, जिसका रुख दूसरी तरफ था। मैंने सोचा था कि बिना आहट किए उसके करीब जाऊंगी, लेकिन न जाने वो इतना अलर्ट कैसे था कि मेरी आहट सुने बगैर ही उसे मेरी मौजूदगी का इल्म हो गया। वो घबरा कर उठ बैठा और मोबाइल फोन उसके हाथ से छूटकर बिस्तर पर जा गिरा। उसकी इस हरकत पर मैं एकदम ही हैरान हो गई थी कि आखिर इतना भी डरने वाली क्या बात थी। फिर वो गुस्से से कहने लगा, भाभी ये क्या तरीका है, आप तो बिल्कुल बिल्ली की तरह मेरे कमरे में आई हैं। मैं तो खौफ ज़दा ही हो गया। वो सीधा होकर बैठ गया था। मैं उसके पास जाकर बैठी और मोहब्बत से पूछा कि क्या कर रहे थे, सुबह स्कूल जाना है, अभी तक सोए क्यों नहीं। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराते हुए एकदम से मेरे गले लग गया और कहने लगा, भाभी मैं सोने ही लगा था। मैंने उसके बालों में हाथ फेरा और उसे बिस्तर पर लिटाकर खड़ी हो गई और सख्ती से कहा कि खबरदार, अब मोबाइल को हाथ नहीं लगाना, आराम करो। मेरी बात सुनकर वो फौरन ही आंखें बंद करके लेट गया था और मैं कमरे से बाहर निकल आई थी। लेकिन मेरे दिल में तरह तरह के ख्यालात आने लगे थे कि आखिर मोबाइल फ़ोन पर वो ऐसा क्या देख रहा था, क्या कर रहा था कि मुझे देखते ही उसके हाथ से फ़ोन छूट कर गिर गया था। मैंने अब तहैया कर लिया था कि मैं इस हकीकत का पता लगा कर ही दम लूँगी, लेकिन एक दो दिन तक मुझे कुछ भी ऐसी कोई ख़ास बात नज़र नहीं आई कि जिसकी वजह से मैं उस पर शक करती। शायद वो मुझसे मोहतात हो चुका था। लेकिन तीसरे दिन मैंने अपने कुछ कपड़े धोकर तार पर डाले थे और उनमें से कुछ कपड़े रस्सी पर से गायब हो चुके थे। मैंने इधर उधर तलाश किए, लेकिन वो नहीं मिले। घर में मेरे और अयान के अलावा दिन भर कोई नहीं होता था, लेकिन जिस नौयत के वो कपड़े थे, मैं शर्मिंदगी के मारे अयान से भी सवाल नहीं कर सकती थी। फिर मुझे ख्याल आया कि हो सकता है कि मैंने क्लिप ना लगाया हो उन कपड़ों को और वो हवा से उड़कर हमसायों की तरफ चले गए हों, क्योंकि बराबर वालों और हमारे घर के दरमियान सिर्फ सेंध की जो दीवार थी वो थोड़ी छोटी थी। लेकिन ऐसे कपड़ों के बारे में तो मैं अपने हमसायों से भी नहीं पूछ सकती थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर एक दो दिन इसी चक्कर में निकल गए। मैंने फैज़ान से भी इस बारे में कुछ ना कहा कि उल्टा मेरी ही शामत आती। फिर चौथे दिन मैं रात के वक्त कमरे से बाहर निकली तो मुझे अयान के कमरे से रोशनी आती हुई दिखाई दी। अंधेरे में वो मामूली सी रोशनी की किरण बता रही थी कि वो मोबाइल फोन की रोशनी थी, और इसी बात ने मुझे चौंका दिया था, क्योंकि उस वक्त घड़ी रात के 2 बजा रही थी। इतनी रात को अयान मोबाइल में क्या कर रहा था? उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, इसीलिए मुझे दबे पांव उसके कमरे में दाखिल होने में कोई परेशानी नहीं हुई थी। इस बार मैं पहले से भी ज्यादा एहतियात कर रही थी। लेकिन उसके कमरे में दाखिल होते ही जो मंजर मैंने देखा, मेरे होश ठिकाने आ गए। अयान उसी तरह औंधा लेटा हुआ था कि उसका रुख मेरी तरफ नहीं था, बल्कि पीठ मेरी तरफ थी। वो हमेशा ऐसे ही लेटता था, इसलिए उसे मेरी मौजूदगी का अंदाजा नहीं हुआ था। लेकिन उसके हाथों में जो मोबाइल था, उसकी स्क्रीन मुझे वाज़ेह नजर आ रही थी। रात के 2 बजे उस पर जिस तरह की वीडियोस चल रही थी, वो देखकर मैं शर्म से जमीन में ही दब गई। मैं एक शादीशुदा औरत होकर भी ऐसी नाजेबा वीडियोस कभी नहीं देख सकती थी। स्क्रीन पर 2 वजूद जिस तरह हरकत कर रहे थे, मेरा दिल चाहा कि मैं अयान का गिरेबान पकड़ूं और उसके मुंह पर 2-4 थप्पड़ दे मारूं। लेकिन जैसे ही मैं अयान के करीब गई तो उसे देखकर मेरे होश ठिकाने आ गए। उसके हाथ में मेरे वो कपड़े थे जो रस्सी से गायब हो चुके थे, और वो उन्हें अपने होंठों से लगा रहा था, कभी आंखों से तो कभी चेहरे से। उसके इस अंदाज में एक अजीब सा ही जान था। मैंने फौरन से कमरे की लाइट खोली तो वो बुरी तरह से उछलकर बैठ गया। मैंने उसके हाथों से वो कपड़े और मोबाइल फोन छीना और गुस्से में पूछा कि ये सब क्या है, तो वो एकदम ही रोने लगा। फिर हाथ जोड़कर मुझसे इल्तिजाएं करने लगा कि भाभी मुझसे गलती हो गई है, दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने गुस्से में कहा कि तुमने जो कुछ किया है जानबूझकर किया है,
इसी लिए सच सच बताओ कि ये सब कुछ कब से और क्यों चल रहा है। तुम्हें ये नीच किस्म की वीडियोस कहाँ से मिली हैं? वो फूट फूट कर रोते हुए कहने लगा कि स्कूल के दोस्तों ने मुझे दी थी और उन्होंने मुझे बताया था कि वो अपने घर की औरतों के कपड़े खामोशी से अपने कमरे में छुपा लेते हैं और फिर ये वीडियोस देखते वक्त उन्हें अपने होंठों से लगाते रहते हैं। ऐसा करने से बहुत तस्कीन मिलती है, इसीलिए मैंने भी यही किया। मैंने एक ज़बरदस्त थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्मिंदा तो वो वाकई ही था, लेकिन मैं जानती थी कि ऐसी गंदगी की आदत जिसे एक बार लग जाए वो उससे आसानी से निकल नहीं सकता। इसीलिए मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने फैजान को तो ये बात नहीं बताई थी, लेकिन मेरी एक दोस्त डॉक्टर थी। इत्तफाकन 2-4 दिन बाद वो मुझसे मिलने आई तो मैंने कुछ झिझकते हुए उससे ये सारा मसला बयान कर दिया। उसने मेरा हाथ थामा और प्यार से मुझे समझाते हुए कहा कि अगर तुम उस बच्चे के साथ जोर जबरदस्ती करोगी तो मामला मजीद खराब हो जाएगा। अगर तुम सही तरीके से इस मसले को डील करोगे तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और जो 13 से 15 साल की उम्र के लड़के होते हैं उनके अंदर ना सिर्फ बहुत ज़्यादा हिजान होता है बल्कि वो बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, खासकर मर्द और औरत के ताल्लुक के बारे में। अगर उन्हें सही तरीके से इन बातों से आगाह कर दिया जाए तो वो किसी गलत काम की तरफ नहीं जाते बल्कि सही रास्ते पर चलते हैं। जवान होते लड़के लड़कियों को इस तरह की तालीम देना बहुत अहम है। मैं तो अपनी दोस्त की बात सुनकर दंग रह गई थी। मैंने गुस्से में कहा कि दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, अब मैं उसे मियाँ बीवी के ताल्लुक के बारे में बताऊंगी। वो मुस्कुराते हुए मुझे कहने लगी कि नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा आपको, लेकिन हर चीज़ का एक तरीका होता है। इससे पहले कि वो कोई उल्टी सीधी बात सोशल मीडिया से सीखे या ऐसी वैसी वीडियोस देखकर गलत काम करे, तुम उसे सही तालीम दो, ढके छुपे लफ्ज़ों में उसकी तरबियत करो। यही तुम्हारा फ़र्ज़ है। वो तो मुझे ये समझा कर चली गई थी, लेकिन मेरे लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई थी। फिर मैंने इस बारे में बहुत रिसर्च की। मैंने भी सोशल मीडिया से मदद ली और फिर सही तरीके से उसकी रहनुमाई की कि वो इन गलत चीज़ों से किस तरह नुकसान उठा सकता है। मैंने उसे दीन इस्लाम की तालीम देना शुरू कर दी और उसे ये बावर कराना शुरू किया कि ये सब कुछ कितना बड़ा गुनाह है और इसका इंसानी सेहत पर कैसा असर पड़ता है। रफ्ता रफ्ता मेरी बातों का उस पर असर हुआ और वो अपनी गलत हरकतों से बाज आ गया। अमारा की नंद को उसके ससुराल वालों ने कम जहेज देने की वजह से मार पीट कर घर से निकाल दिया था और इसी वजह से अमारा के शोहर वकास को अकल आ गई थी। अब वो अमारा को पैसे मांगने के लिए हमारे घर नहीं भेजता था और उनकी जिंदगी में कुछ सुकून आ गया था। फैजान का रवैया भी अब मेरे साथ पहले से थोड़ा बेहतर हो गया है, लेकिन अब भी वो कभी कभी वो बहुत सी कड़वी बातें कर जाते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन मेरी मोहब्बत और तवज्जो हमारे घर के सारे मामलात को ठीक कर देगी। दोस्तों, मेरी आज की सबक आमोज़ कहानी को बयान करने का मकसद सिर्फ यही है कि आज के वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत किस तरह करें, ख़ास तौर पर इस वक्त जब सोशल मीडिया का दौर अपने अरूज पर है। हम जानते हैं कि हमारी औलाद हमारे लिए सबसे कीमती असासा है और उनकी ज़िंदगी में सही और गलत की पहचान पैदा करना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। अगर हम अपने बच्चों को आज़ाद छोड़ दें और उन्हें सोशल मीडिया पर गैर ज़रूरी हद तक वक़्त गुजारने दें तो ये उनके किरदार, इखलाकियात और ज़िंदगी के असूलों पर मनफी असर डाल सकता है। और ये बात हमेशा याद रखें कि बच्चों की ज़हनी उम्र उनकी जिस्मानी उम्र से मुख्तलिफ होती है और उनका फ़ैसला करने का मेयार बालगों की तरह नहीं होता। ऐसे में वो अनजाने में वो कदम उठा सकते हैं जो उनके मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचा सकता है। आप अपने बच्चों के साथ वक़्त गुजारें और उनके मसाइल को समझने की कोशिश करें, उनकी सोच को मुस्बत सिमत में लेकर जाएं, उन पर नज़र रखें, लेकिन इस अंदाज में कि वो उसे निगरानी की बजाय तहफ़्फ़ुज़ समझें। उन्हें सिखाएं कि सोशल मीडिया सिर्फ तफरीह का जरिया नहीं है बल्कि इल्म और शऊर हासिल करने का एक मजबूत वसीला भी बन सकता है, बशर्ते कि इसका इस्तेमाल मुहतात और जिम्मेदारी के साथ किया जाए। अपने नाजरीन के लिए मेरा ये पैगाम है कि अपने बच्चों पर ज़्यादा सख्ती भी ना किया करें। उन्हें किसी हद तक आज़ादी देना भी ज़रूरी है, मगर एक ऐसी आज़ादी जो असूलों के दायरे में हो। तरबियत और निगरानी का ये इम्तजाज ही हमारे बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत दे सकता है। दोस्तों, इस वीडियो से मुतल्लिक कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अगर आपको ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना पसंद है तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।